आज की जो वीडियो होने वाली है ना तो वो किसी केस स्टडी पे होने वाली है, ना ही वो मेरे रिजल्ट पे होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है हेयर ट्रांसप्लांट वर्सेस हेयर पैच और हेयर विग। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। जो लोग स्पेशली कंफ्यूज्ड है कि उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए और उनको जाना चाहिए विग की तरफ और पैच की तरफ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है ना तो वो किसी केस स्टडी पे होने वाली है, ना ही वो मेरे रिजल्ट पे होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है हमारा हेयर ट्रांसप्लांट वर्सेस हेयर पैच और हेयर विग। तो आज आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। इस वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। जो लोग स्पेशली कंफ्यूज्ड है कि उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए और उनको जाना चाहिए विग की तरफ और पैच की तरफ। सो प्लीज 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 आज की वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। सो बात करते हैं कि आप लोगों के लिए ज्यादा सही कौन सी चीज है, कि आप लोग किसी ट्रैप में तो नहीं फंस रहे हैं या आप लोगों को मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम हेयर पैच और हेयर विग की। तो हेयर विग और हेयर पैच में एक छोटा सा डिफरेंस है। हेयर जो विग है वो आपके पूरे हेड को कवर करती है। अभी हाल ही में होली थी, आप लोगों ने देखा होगा, कलरफुल हेयर विग्स भी बहुत ज्यादा बिकती है उस दौरान। उसी को हेयर विग बोला जाता है जो पूरे हेड को एक बार में कवर कर ले। और वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है। उसमें आप क्लियरली, चाहे वो इवन ब्लैक कलर की भी हो, होली के टाइम पे तो कलरफुल विग्स बिक रही थी, लेकिन चाहे वो ब्लैक भी हो, कोई भी क्लियरली बोल सकता है कि ये आर्टिफिशियल है और आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेटिक चीजों के थ्रू बनाई गई है। और बात करते हैं अब हेयर पैच की। हेयर पैच में जनरली होता क्या है कि आपका जो बॉल्ड एरिया होता है, जिस जगह में आपका बॉल्डनेस होता है, उसी जगह को कवर करता है आपका हेयर पैच। क्योंकि ऑलरेडी अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स जो दूसरी जगह पे है तो उस पार्ट में हेयर पैच यूज नहीं होगा। हेयर पैच यूज होगा सिर्फ आपके उस पार्ट में जहां पर आपका बॉल्डनेस है। हेयर पैच भी बहुत तरीके का है और अब बहुत सारे चेंजेस हेयर पैच में आने लगे हैं। आप लोगों ने देखे होंगे डिफरेंट टाइप के हेयर पैचेस दिखाते हैं। वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि एक क्लिप वाले होते हैं कि जो एग्जिस्टिंग हेयर्स में जो साइड में बाल है उसके थ्रू उन्हें क्लिप कर दिया जाता है। और ग्लू वाले भी होते हैं कि पहले पूरे एरिया को ट्रिम किया जाता है बहुत अच्छे से, उसके बाद चारों तरफ ग्लू लगाया जाता है अच्छे से, और उसके बाद जो है वो टेप लगा के, टेप वाले हेयर पैच जो होते हैं उसको स्टिक कर दिया जाता है अच्छी तरीके से, ठीक है, और बहुत टाइटली स्टिक किया जाता है। सो हेयर पैच सिर्फ उसी पार्ट को आपका कवर करता है जहां पर आपका बॉल्डनेस है। अब बात करते हैं हेयर पैच की कॉस्टिंग की। तो देखिए हेयर पैच की कॉस्टिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी एक हाल में ही उनके साथ में जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। 3 महीने उनका पूरा होने वाला है ट्रांसप्लांट को। एक भैया के साथ में वीडियो लाया था जिनका डोनर एरिया ना के बराबर बचा था जस्ट बिकॉज ऑफ हेयर पैच, क्योंकि वो हेयर पैच का इस्तेमाल कर रहे थे और ये उसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट था। फिर फाइनली उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, इवन इतना कम डोनर एरिया के बावजूद भी। बात आते हैं हेयर पैच की कॉस्टिंग की, कि जनरल एक मैं बताता हूँ, अच्छी क्वालिटी का नहीं बोलूंगा, एवरेज क्वालिटी का जो हेयर पैच है वो लगभग 8 से 9 हजार रुपए का है। अगर आप देखेंगे मार्केट में, कि एक नॉर्मल क्वालिटी का बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी नहीं। अगर आप अच्छी क्वालिटी में जाते हैं, एक गुड क्वालिटी में जाते हैं, तो आप लोग देखेंगे क्लियरली कि एक बार आप मार्केट में पता करेंगे तो 20 से 25 हजार रुपए का पैच जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का है, जो एक ठीक ठाक एवरेज बंदा इस्तेमाल कर लेता है, जिसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ठीक है। बहुत कम भी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, अच्छा है मतलब। और अगर बात करें, लाखों के भी हेयर पैच है, लेकिन वो सेलिब्रिटीज यूज करते हैं, या जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या बहुत हाई फाई है, या फिर जिनके पास अच्छा खासा अमाउंट है। तो बात करते हैं जनरली मिडिल क्लास लोगों की, कि अगर मिडिल क्लास लोग हेयर पैच यूज करते हैं तो उनकी पॉकेट में कितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब हेयर पैच की। हेयर पैच की मैंने आप लोगों को कॉस्टिंग बताई, मरी से मरी हालत में कॉस्टिंग। लोएस्ट कॉस्टिंग है जो 5 से 7 हजार है, एक नॉर्मल क्वालिटी का, बहुत अच्छी नहीं, नॉर्मल क्वालिटी का, ठीक। उसके बाद बात करते हैं उसकी मेंटेनेंस की। तो भैया के साथ इंटरव्यू हुआ था मेरा, तो उस टाइम पे उन्होंने खुद बोला था कि अगर आप वर्कआउट के शौकीन हैं, अगर आप वर्कआउट करते हैं और हेयर पैच अगर आपने लगाया है, तो आपकी मेंटेनेंस आप मान लीजिए कि महीने में 2 मेंटेनेंस आपकी है, अगर आप अच्छा खासा वर्कआउट करते हैं। वरना हर महीने मेंटेनेंस तो है ही है। जो अगर आप लोगों को ऐसा बोलते हैं कि नहीं यार मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, बहुत एड्स देखे होंगे आपने कि लो मेंटेनेंस ये हो, सो एक बार आप पैच लगवा लीजिए और उस चीज के आदी हो जाइए, एडिक्ट हो जाइए उस चीज के, तो आप रह नहीं पाएंगे उसकी मेंटेनेंस ना कराए बिना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि यार अब वो बात नहीं आ रही है, इसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो गई है इतने दिनों में, ठीक है, और ये लूज हो गया है काफी, उस तरीके से चिपका हुआ नहीं है जिस तरीके से पहले चिपका हुआ था मेरे सर पे। तो ये चीजें होती है, तो आदमी को ना चाहते हुए भी मेंटेनेंस पे जाना पड़ता है हेयर पैच की। क्यों? क्योंकि उसको अपना लुक एनहेंस करना है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। और आप एडिक्ट हो चुके हैं उस चीज के, तो आप कराएंगे ही कराएंगे। उस टाइम पे इंसान ये नहीं देखेगा कि मेरी पॉकेट पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। बात करते हैं उसकी मेंटेनेंस की, तो आप मेंटेनेंस भी लगा लीजिए 1500 से 2000 रुपए मेंटेनेंस में जाएगा ही जाएगा, ठीक है, या 1000-1500 लगा लीजिए
इतना तो मिनिमम आपका मेंटेनेंस में जाएगा ही जाएगा। और मे बी वो हेयर पैच साल भर चले ना चले, क्योंकि वो एक नॉर्मल क्वालिटी का हेयर पैच है, वो लॉन्ग लास्टिंग हेयर पैच नहीं है। 5-7 हज़ार में नहीं आएगा लॉन्ग लास्टिंग हेयर पैच जो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चले। तो आप लगा लीजिए कि ये ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, हमारे ट्रांसप्लांट से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है हेयर पैच का यूज़ करना। ठीक है, अलग अलग कंडीशन है। हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है आपका कि अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आपको पेशेंस रखना है। सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। आपको लगभग रखना है 6 से 8 महीने का पेशेंस तो आपको रखना ही है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, टाइम लगता है रिजल्ट आने में। ठीक है, और रिजल्ट आपका आता है अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखने हैं, सबसे पहली चीज ये है। दूसरी चीज हेयर ट्रांसप्लांट की ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि अगर आपने एक बार कराया 40-50 हज़ार का हेयर ट्रांसप्लांट, 60 हज़ार का, 70 हज़ार का, जितने का भी आपको आपके ग्राफ्स के अकॉर्डिंग पड़ा, तो वो वन टाइम आपने करवा लिया, ये लॉन्ग लास्टिंग है। अब आपको इसकी मेंटेनेंस पे या अदर चीजों पे इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है जितना आपको हेयर पैच में करने की जरूरत पड़ती थी। और बात करें अगर वहीं हेयर पैच की, तो हेयर पैच में होता क्या है, आपको डेंसिटी तो दे दी जाएगी, भर भर के डेंसिटी दे दी जाएगी, जैसे नेचुरल हेयर्स में होती है डेंसिटी, उससे ज्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं मे बी हेयर पैच में, क्योंकि आर्टिफिशियल चीजें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज आर्टिफिशियल ही लगेगी। हेयर पैच लगाया हुआ बंदा अलग ही दिख जाता है कि हेयर पैच लगाया हुआ है, और उसकी जो हेयर लाइन होती है हेयर पैच की, वो भी आप काफी नीचे तक ला सकते हैं, तो वो बिल्कुल आर्टिफिशियल ही लगता है। अगर आप देखें, भैया लगाते थे जिनके साथ मैं वीडियो लाया था, और आगे भी लाऊंगा उनके साथ वीडियो, तो वो लगाते थे तो उनका पता चलता था कि हेयर पैच यूज करते हैं भैया। तो ऐसे ही पता चल जाता है, हेयर पैच और हेयर विग में क्लियरली डिफरेंस पता चलता है कि इस बंदे ने हेयर पैच और विग लगा रखी है। अगर आपने पैच लगाया है, स्वेटिंग ज्यादा होती है, मेंटेनेंस मांगेगा हर महीने, और महीने में 2 बार भी मांग सकता है। ठीक है, तो वो एक इसका पॉकेट में असर डालेगा आप लोगों की। ठीक है, आप लोगों की पॉकेट है, आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों के लिए क्या बेटर ऑप्शन है। मे बी किसी के लिए हेयर पैच बेटर ऑप्शन हो, लेकिन उसमें कंडीशंस होंगी बहुत सारी कि हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से, होता है। अब देखिए, सबका अपना अपना होता है कि किसी को ज़्यादा डर लगता है, किसी को कम लगता है। तो मे बी अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, मे बी वो हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाए, हेयर पैच की तरफ जाए। ठीक है, अगर या तो किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है, मतलब डोनर एरिया रिक्वायर्ड है, अगर किसी को 5-6 हज़ार ग्राफ्स, और अगर उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास ग्राफ्स अवेलेबल ही नहीं है, डोनर एरिया एकदम ना के बराबर है, तो मे बी वो बंदा भी हेयर पैच की तरफ जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों से बाहर है, इन सब कैटेगरी में आप लोग नहीं आते हैं, अगर आप लोगों के पास एक अच्छा डोनर एरिया है, आप लोगों का बजट, अगर आप हेयर पैच लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। वो आपको कम कॉस्ट का पड़ेगा लॉन्ग टर्म अगर आप देखें। हाँ, एक साथ एक फिक्स्ड अमाउंट आपकी जाएगी कि इतना चले गया। ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचें तो लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं लुक्स की कि दोनों के लुक्स में क्या फर्क है। ठीक है, हेयर पैच और हेयर विग का जो लुक है वो क्लियरली आर्टिफिशियल है। उसमें आप ज्यादा नीचे तक ला सकते हैं अपनी हेयर लाइन, पैच उस हिसाब से डिजाइन करवा सकते हैं अपना, जिस अकॉर्डिंगली आप चाहते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल चीज है तो आर्टिफिशियल ही लगेगी। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, आपके जो डोनर एरिया है, आपके ही बाल आपके फ्रंटल पार्ट में, जहाँ से आप बॉल्ड है या क्राउन एरिया में, जिस जगह से भी आप बॉल्ड है वहाँ प्लेस कर दिए जाएंगे, तो वो आपके नेचुरल हेयर्स है, तो वो बिल्कुल नेचुरली लगेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज है कि कई लोग अपनी पुरानी फोटोज लेके आते हैं कि मैं ऐसा दिखता था 18-20 साल की एज में, मेरी हेयर लाइन इतनी नीचे थी। तो हेयर ट्रांसप्लांट में आपकी हेयर लाइन उस हिसाब से डिजाइन की जाती है कि इवन अगर आप आने वाले 10-15 साल में भी आपकी जो एज होती है, देखिए हर बॉडी टाइप पे हर हेयर लाइन सूट नहीं होती। 16-18 साल के लड़के की जो हेयर लाइन है, मे बी वो 40 साल के बंदे पे सूट ना हो, तो आपकी हेयर लाइन उस तरीके से डिजाइन की जाती है कि ये आपके लॉन्ग लास्टिंग आपके चेहरे के हिसाब से सूट हो, कि 10 साल बाद भी आपके चेहरे में सूट हो और 15 साल बाद भी आपके चेहरे में सूट हो। क्योंकि मैच्योरिटी, बॉडी वेट, हर चीज में चेंज आता है टाइम के साथ साथ। फेशियल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, थोड़ा बहुत वेट में चेंज आता है, तो ऑब्वियसली बात है फेशियल स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा ही आएगा। तो उस हिसाब से हेयर लाइन दी जाती है कि वो सूट करे आपको एट एनी एज। अगर आप 25 साल में करवाते हैं तो वो हेयर लाइन आपके 30 में भी एक नेचुरली लुक दे रही है आपको। ठीक है, उस हिसाब से हेयर लाइन डिजाइन की जाती है, और बहुत ज्यादा नीचे डिजाइन नहीं कर सकते हेयर लाइन, वो फिर आर्टिफिशियल दिखेगी। तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा, आप लोग डॉक्टर से
से कंसल्ट करेंगे तो वो भी आपकी हेयरलाइन जो है वो एडवाइस यही करेंगे कि बहुत ज़्यादा नीचे मत करवाइए, एवरेज जगह में रखिए कि हाँ यहाँ पर आपके लिए सूटेबल है और इन फर्दर आगे भी सूटेबल रहेगी। सो ये मैंने आप लोगों को बताया कि हेयर पैच या विग या ट्रांसप्लांट में क्या डिफरेंस है, आपके लिए क्या ज़्यादा सूटेबल हो सकता है या आप लोगों को डिज़ाइन करना है। अगर आपके पास एक अच्छा डोनर एरिया है और आपको डॉक्टर्स ने बोला है कि आपके पास जो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स है जो डोनर एरिया में वो इनफ है ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है, और आपका ट्रांसप्लांट इजीली परफॉर्म हो सकता है, एक अच्छे खासे अमाउंट में, एक डिसेंट अमाउंट में आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कि उस क्लिनिक ने आपको जो है वो जो प्रीवियस रिजल्ट दिए हैं वो सभी को काफी अच्छे दिए हैं, तो बिल्कुल आपको ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना चाहिए। ये एक मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोगों का अपना ओपिनियन जो भी होगा आप लोग उस तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास डोनर एरिया ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, और एक रिस्क है आप लोगों का ट्रांसप्लांट करवाना, मे बी रिजल्ट आए ना आए, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राफ्स आपके पास उतने हैं नहीं लगाने के लिए, बहुत ही ज्यादा आपका बॉल्डनेस है, आप उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो वहां पर आप लोग हेयर पैच या हेयर विग की तरफ जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो ये देखा आप लोगों ने आज की हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा या फिर हेयर पैच लगाना आप लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा, या आप लोगों के हाथ में है, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि क्या आपकी पर्टिकुलर जो स्कैल्प की कंडीशन है या हेड की कंडीशन है, जो भी है आपके लिए क्या सूटेबल है। ये डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बाद वो आपको एडवाइस कर देंगे कि आपके लिए क्या चीज सूटेबल है। अगर आप वो बोलेंगे आपके लिए आपका ट्रांसप्लांट इजीली हो सकता है, उसमें लॉन्ग टर्म में जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन दूसरी साइड आप लोग पैच में जाएंगे तो पैच में जो है वो लाइफ टाइम मेंटेनेंस है, ठीक है। और जैसा कि मैं आप लोगों को पता है वीडियो लाया था भैया के साथ, लगभग 10-15 साल उन्होंने पैच यूज करा और फाइनली ट्रांसप्लांट कराया, एक लिमिटेड डोनर एरिया होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि उनकी जेब जो है वो अच्छी खासी ढीली हो चुकी है पैच यूज करते करते, तो फाइनली उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया। तो देखिए डिसीजन आपके हाथ में है, जल्दी डिसीजन लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए अगर आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है आज की डेट में, और मे बी आज की डेट में आप लोगों को 3000 ग्राफ्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है, या 2500 रिक्वायर्ड है या 3500 रिक्वायर्ड है, जितने भी रिक्वायर्ड है, और डॉक्टर कहता है कि आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप पैच की तरफ जाते हैं, ठीक है, देखिए कॉस्टिंग आपकी वही पड़ जाएगी, एक एनुअल कॉस्टिंग आप लगा लीजिए, मेंटेनेंस वगैरह मिला के वही पड़ जाएगी। हाँ, नुकसान जो आपका होगा इस चीज में वो क्लियरली ये नुकसान होगा आपका, ये मैं 200% श्योर हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैच यूज करते हैं, ठीक है, 3-4 साल पैच यूज करते हैं, तो अगर आज आपको 3000 ग्राफ रिक्वायर्ड थे तो 4-5 साल बाद 4-4.5 ग्राफ में आप पहुंच जाएंगे। और अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर लेते हैं तो मे बी इन फ्यूचर आपका डोनर एरिया भी जो है वो खत्म हो जाए और आपके पास लगाने के लिए नंबर ऑफ ग्राफ्स रहे ही ना। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, आप लोगों के लिए जो सूटेबल आप लोगों को लगे आप लोग वो डिसाइड कर सकते हैं और फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं जो आपको सही लगे। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।